पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 जिसका कि पेपर होने वाला है। बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास 11th के लिए कोई पेपर बनाइए, तो आज हमने क्लास 11th के लिए यहाँ पर पूरा NCERT से पूरा पेपर लिया है। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या क्या है? जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि 9√9 ये पूर्ण वर्ग 3 का है, ये 25 5 का है, ये 49 है, तो ये आपका 7 का है परफेक्ट स्क्वायर। और ये इसका हम पूर्ण वर्ग अगर निकालते भी हैं तो 2√5, चूँकि ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी यानी √20 जो है अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता? कोई भी हम अगर दो क्रमिक संख्याएं ले लें, चाहे 8 और 10, ये दोनों क्रमिक हैं, देखिए क्रम से आने वाली, और इनका अगर हम HCF निकालते हैं वो सदैव 2 आता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है? शून्यक मतलब इसका हल क्या है? तो हम देखिए ये लिखा है, ये आपके सामने x + 1 का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो x + 1 = 0, तो x = -1 हो जाएगा। शून्य का मतलब इसका हल है, तो यहाँ पर इसका एक हल b यानी -1 हो जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो जो हमारे द्विघात आपने समीकरण पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें उसका जो फार्मूला होता था ax² + bx + c = 0, और इसमें अगर इसके दो मूल या शून्यक अल्फा और बीटा होते तो ये होता था -b/a। तो इसी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अगर मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल -b/a रखेंगे तो -b की जगह पर देखिए यहाँ पर 4 है और a की जगह पर यहाँ पर भी 4 है, माइनस पहले से लगा, तो इसका मतलब ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से -1 यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार के हल संभव हैं? तो आप यहाँ से सब इनकी तुलना करेंगे। देखिए 5 ये लिखा है 5 यहाँ 6 और b का जो है माइनस ये 3/1। तो आप ये डज नॉट इक्वल, मतलब एक आपने पढ़ा होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस प्रकार से ये अद्वितीय हल के लिए यानी ये यूनिक सोल्यूशन को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरल रेखाओं x - y = 0, x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम इन दोनों को अगर सल्यूशन यानी इन दोनों को हल करता हूँ तो ये देखिए बहुत आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे। x - y = 0, x + y = 0, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x = 0, तो x = 0 आ गया। तो x + y = 0 है। जब हम x की वैल्यू यहाँ x 0 पुट कर देंगे, 0 + y = 0, तो y बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से x = 0 है, y = 0 है, इसलिए इसके निर्देशांक x, y होंगे जो कि 0, 0 होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? तो विवेचक क्या होता है? b² - 4ac, यानी अगर कोई हमारी समीकरण ax + bx x² + bx = c = 0, तो इसके विविक्तकर या फिर उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, कह रहा है 0 से बड़ा होने पर, तो अगर जब 0 से ये बड़ा होता है तो उसके जो मूल होते हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं, यानी वास्तविक और भिन्न। तो यहाँ से 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण bx² + ax + c का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका विविक्तकर जो है या डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, और b क्या होता है? ये
एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा -4, और ए की जगह पर यहाँ बी है और सी की जगह पर सी ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -4 बी सी। तो ए स्क्वायर -4 बी सी, तो यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p की वैल्यू क्या होगी। चूँकि ये इसका एक हल है, एक मूल है, एक रूट है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 2 और यहाँ पर ये x की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 से 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, माइनस का 3p -3 = 0। तो ये 18 में से 3 चला जाएगा, 15 - 3p = 0, तो माइनस का 3p = -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p = 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 × 5 = 15, यानी p की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आ जाएगी। अगला प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यानी समानांतर श्रेणी से है, जहाँ से पूछ रहा है एपी है। एपी होने के लिए क्या है, इसका जो सार्वांतर होता है यानी डी, वो होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2, मतलब ये हम घटा के देख लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर 8 में से 4 गया 4, इसका मतलब इसका सार्वांतर अलग अलग आ रहा है, तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। इन दोनों का अंतर करेंगे, 3 - 1 और 9 - 3, क्या ये दोनों बराबर हैं, 2 बराबर 6, ये भी बराबर नहीं, इसका मतलब दूसरा भी नहीं है। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में -6 द्वितीय पद माइनस माइनस प्लस प्रथम पद इक्वल टू -2 माइनस प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 4 बराबर 4। इसका मतलब दूसरे में सर्वांतर बराबर है, इसलिए दूसरा जो सीरीज है जो दी गई है वो एपी में होगी। अगला प्रश्न भी एपी से है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो उसका पदांतर क्या होगा, यानी पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं हम पहला पद यहाँ से an बराबर an + b है, तो मैं a1 निकालता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा a × 1 + b बराबर a + b। अगर मैं a2 निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा a × 2 + b, तो हो जाएगा ये 2a + b। पदांतर दोनों का अंतर कितना हो गया, यहाँ से 2a + b - a - b, b कट गया, 2a में से a गया तो a बचेगा। इसका मतलब इसका जो पदांतर है वो a आएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको नज़र आ रहा होगा। अगला है 1 + 2 + 3 + 100 तक, यानी 1 से लेकर के 100 तक का एडिशन क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है कि n प्राकृतिक n पदों का योगफल होता है, इसका फार्मूला n × n + 1/2। तो यहाँ पर n की जगह पर हमारे 100 पद लिए गए हैं, तो 100 + 1/2, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा आ जाएगा 100 × 101/2, यानी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5050। तो 5050 ऑप्शन बी में यहाँ दिखाई दे रहा है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, देखिए सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते, हाँ समरूप जरूर होंगे। कैसे, आप अगर चाहे जितने ये देखिए बना लीजिए, सबके एंगल 60-60 होंगे, तो ये सर्वांग सम तो नहीं हो सकते दोनों, लेकिन ये सब क्या होंगे, समरूप जरूर होंगे। तो जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं अलग अलग माप के, वो सब समबाहु त्रिभुज वो सब समरूप होते हैं। अगला है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि ऐसा देखा गया कि इनकी भुजाओं, मान लो एक ए है दूसरे का बी है, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो इसका मतलब उनकी दोनों भुजाएं अगर देंगे तो
9/4 यानी 9 का हो जाएगा 3/2 यानी 3:2 के रेशियो में उसकी साइड होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक हमने बना लिया और इसके y एक्सिस पर जब कभी कोई चीज़ काटती है, मान लो y ये है तो y पे x 0 हो जाता है और y आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से x पे आपका y 0 हो जाता है और x यहाँ से आ जाता है। अगर इधर है तो ये x आपका हो जाएगा और y यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यानी जिस पे पूछ रहा है वहाँ पर x y पूछा तो यहाँ x 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 16वां है मूल बिंदु से P3 -4 की दूरी क्या होगी। मान लेते हैं हमारे पास मूल बिंदु क्या 0 0 है, P के 3 और -4 हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है बच्चों, ये आप सभी लोग जरूर जानते होंगे क्या होता है। तो ये आपका 0 0 और इसके बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर y2 देखें तो -4 है, 3 है, -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ -4 है, -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 है भाई, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, कुल मिला के ये √25 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 मात्रक होता है, इसका मतलब यहाँ से ये 5 मात्रक आ जाएगा। अगला अगर आप प्रश्न देख रहे होंगे sec a + tan a × 1 - sin a किसके बराबर होगा। तो पहले हम इनको सिंपल बदल लेते हैं। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस इसको लिख सकते हैं tan को sin a/cos a × 1 - sin a। तो अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos a और ये हो जाएगा 1 + sin a और इधर चूंकि इंटू में था 1 - sin a, 1 + sin a 1 - sin a हो जाएगा a + b a - b तो होता है a² - b² इन 1 माइनस ये sin स्क्वायर a अपान cos a। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपान cos a। cos a कट जाएगा तो अकेला बच जाएगा cos ऑफ a। तो यहाँ से देखिए cos ऑफ a आपको ऑप्शन बी यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। अब आपका tan √3, तो tan जो होता है tan मान लो a है तो ये tan a बराबर √3 दिया गया। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो है 60 की वैल्यू होती है, यानी tan 60 यानी जो tan 60 की वैल्यू होती है ये √3 होती है एंगल में, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए यहाँ से कोई मीनार खड़ी है और इसकी छाया ये 30 मीटर है और इसका अगर अवनमन कोण की बात करी जाए यानी ये कोण आपका यहाँ से 60 दिया है तो ये आपका 60 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तो इसकी हाइट क्या होगी। मान लेते हैं ये भी आपकी हाइट है और ये यहाँ पे बिंदु सी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से हम tan 60 अगर लेते हैं, tan बराबर होता है लंब बटे आधार यानी AB/30। इसकी वैल्यू हो गई √3 अभी मैंने बताया, तो हो गया AB/30। तो AB = 30√3। इसका मतलब यहाँ से 30√3 इसका आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। अगला प्रश्न भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से यानी पैर से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत आसान सी बात है, 5 मीटर ऊंची कोई मीनार है और इसके इस पैर से यानी इसके स्तंभ से 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु यहाँ से 5 मीटर यानी ये 5 और ये भी 5 है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 90। आपको कुछ नहीं करना,
तो ये दोनों, चूँकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। चूँकि 90 है तो इन दोनों का एडिशन 90 होगा, तो आधा 45 एंड 45 होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे और आप यहाँ से आंसर को बता पाएंगे। अगला है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। अगर कोई दो वृत्त आपस में काट रहे हैं तो इनकी स्पर्श रेखा एक ये और एक ये, इसके अलावा कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, यानी यहाँ पर दो खींच सकते हैं। और अगर वो प्रतिच्छेद ना करती 3 भी हो सकती हैं, 1, 2 और 1 3। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि वो अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये 2 ही गिर पाएंगे। अगला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो जो आपका वृत्त होता है, आप समझ लीजिए जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, जीवा है। और जब सबसे बड़ी जीवा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो इसके केंद्र से होके जाती है, इसका कहलाता है व्यास। और ये इसकी जीवा जिसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, और ये हमारा डायमीटर होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। यानी जो वृत्त है उसका परिमाप का मतलब यहाँ पर आपकी परिधि से है। तो चूंकि इसकी परिधि क्या होती है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है πr²। अब कह रहा है ये दोनों संख्यात्मक रूप से अगर बराबर हो जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए पाई और पाई तो आपका कट ही जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक। इसका मतलब अगर कोई वृत्त जिसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्या में बराबर आता है तो उसकी त्रिज्या सदैव 2 सेंटीमीटर होगी, तभी ऐसा हो सकता है। सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो वो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वलय की बाह्य और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हों तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो चूंकि वलय क्या होता है हमारा, इस टाइप से अगर वलय है तो ये आपकी त्रिज्या एक 4 है और अंदर वाली ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस वलय का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा πr² माइनस πr1², यानी बाहर का और माइनस अंदर का। तो पाई दोनों से कॉमन कर लेंगे, r² माइनस r1²। अब यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है पाई, और r2 बाहर वाली है 4, तो 4 का वर्क करेंगे, 4 चक्कू 16, और बाहर अंदर के 3, तो 3 तिहाई 9, तो हो जाएगा 7 पाई। ठीक है। अब चूंकि 7 × पाई का मान होता है 22/7, 7 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 22, तो यानी 22 सेंटीमीटर यहाँ से निकला। कि काफ़ी अच्छा प्रश्न था और सरल भी था, शायद आपके जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट जरूर करें। एक घन का आयतन, घन क्या होता है, ये घन की भुजा का क्यूब, ये इसका आयतन है 125, तो उसका कुल पृष्ठ क्या होगा। तो पहले इसके लिए भुजा चाहिए, भुजा क्या हो जाएगी, a = क्यूबिक रूट ऑफ ये, तो ये किसका होता है, 5 का होता है। और किसी जो घन होता है उसका पृष्ठ होता है 6a², यानी 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 × a की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 25 छक्का 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्ध, एक ठोस, यहाँ पर एक वर्ड बहुत ध्यान से देना है कि ये ठोस है अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोला ऐसे होता है ये, और अगर ये ठोस है, ये देखिए, तो इसका आपको इसकी त्रिज्या इतनी, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 3πr²। वैसे टोटल होता है 4πr² पृष्ठ। चूँकि ये 2πr और ये πr, ये तो हो जाता है 3πr, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3, और पाई का मान 22/7, और अगर उसकी त्रिज्या है 7 × 7, एक साथ कट जाएगा। और जब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आपकी गुणा, अब आप चाहे देख भी लें तो 7 तिहाई 21 और ये 22, दोनों की आप गुणा कर लीजिएगा, या यहाँ से
पाई ना निकालें तब भी आप इसकी गुणा करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। यानी 147 पाई यहाँ से आ जाएगा, इसे आप जरूर करिएगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27। यदि x + 3 + 4 और 4 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है? कुल मानों का योगफल, यानी पहला है x, दूसरा 3, फिर 4, फिर 5 और कितने पद 1 2 3 4, इनका कितना हो गया 4। तो अब यहाँ से x + 4 3 7 और 5 12 बराबर 4 चक्कू 16। तो x बराबर 16 - 12 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगला है दिए गए आंकड़ों 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। तो यहाँ से आपको इसकी रेंज बतानी है। रेंज क्या होती है या परिसर क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में सबसे जो बड़ा आंकड़ा है और सबसे छोटे आंकड़े की वैल्यू, दोनों का जो अंतर होता है वही इसका परिसर होता है। तो देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पर देखिए 30 यानी 30 है, और अगर मैं सबसे छोटे की बात करूँ तो यहाँ 9 है। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 21। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी यानी 21। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर पूछ रहा है 2 पासों के फेंकने की संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। अगर एक पासा फेंकते हैं तो 6 और 2 फेंकते हैं तो 36 संभावनाएं बनती। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी का है। एक थैले में 4 लाल 6 काले गोलियां हैं, तो 6 और ये 4 आप जोड़ लेंगे तो ये 10 गोलियां आपकी हो गई। ठीक है, अब इसमें एक गोली निकाली जो काली हो, तो काली होने की संभावनाएं 6 हैं, टोटल है 10। तो संभावना यानी जो प्रायिकता होगी वो होगी 6/10। अब आप इसको सरल कर लें, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, यानी 3/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो काली गेंद हो। कुल मिला के ये हमारे 30 प्रश्न थे, यही मॉडल पेपर था और शायद ये आपको पेपर जरूर पसंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।